सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था, सेल का खोज कैसे हुआ था। उसके बाद हम लोग सेल के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल नंबर के बेसिस पे कितने टाइप के हो सकते हैं, सेल के शेप के बेसिस पे कितने टाइप के हो सकते हैं और सेल के साइज के बेसिस पे कितने टाइप के हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेल के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, एक सेल कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म और सबसे अंतिम टॉपिक हमारा होगा कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम जानते हैं कि हमारी धरती पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और जितने भी जीव जंतु हमारी धरती पर हैं सबका रंग रूप आकार प्रकार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर नोट करने वाला है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पर रहते हैं सबका बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन एक दूसरे के सिमिलर है। जैसे कि अगर हम लोग एक बिल्डिंग की बात करें तो हर बिल्डिंग एक दूसरे से अलग होता है, उसका साइज उसका शेप उसका कलर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग उसके बेसिक यूनिट की बात करें, वो बिल्डिंग जिस चीज़ से बना हुआ है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो लगभग एक दूसरे के सिमिलर ही होता है, जिसको हम लोग ब्रिक्स बोलते हैं। बिल्डिंग चाहे बाहर से कैसा भी हो लेकिन उसमें जो ईंट इस्तेमाल हुआ है एक दूसरे के सिमिलर होता है। उसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज होते हैं ना, चाहे वो प्लांट्स के बॉडीज हो या एनिमल्स के बॉडीज हो, वो सेल से ही बने होते हैं। बाहर से तो देखने में लगता है कि प्लांट अलग टाइप का दिख रहा है, एनिमल्स अलग टाइप के दिखते हैं, लेकिन दोनों एक ही तरह की चीज़ से बने होते हैं और उसी चीज़ को हम लोग सेल बोलते हैं, जिसके बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो कि बहुत छोटा है, बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं, जैसे कि अमीबा। इस अमीबा से लेकर एक लार्ज ऑर्गेनिज्म तक, एक बड़े ऑर्गेनिज्म तक, जैसे कि एलिफेंट हो गया, वेल हो गया, जाइगेंटिक ट्रीज विशाल पेड़ जो होते हैं उन तक, जितने भी चीज हैं सब सेल के बने होते हैं, सभी कोशिकाओं के बने होते हैं। सेल को हिंदी में हम लोग कोशिका बोलते हैं। सभी सेल के बने होते हैं और इसीलिए हम लोग सेल को बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। इस वाले पैराग्राफ में देखिए हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि सेल्स जो होते हैं ना दो तरीके से पाए जा सकते हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में भी पाए जा सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पार्ट के रूप में भी पाए जा सकते हैं। अगर कोई सेल अकेला हो और वो सब काम कर रहा हो जो कि जीव जंतु करते हैं, ऐसे सेल को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। उसी तरह से अगर कोई सेल ग्रुप में हो, बहुत सारे सेल एक साथ मिलकर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काम कर रहे हैं, तो उस सेल को हम लोग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का पार्ट बोलेंगे। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ बेसिक फंक्शन होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन लेना, रेस्पिरेशन करना यानी कि सांस लेना, ग्रोथ करना यानी कि बढ़ना, डेवलप करना और रिप्रोडक्शन करना। और ये सब काम एक ऑर्गेनिज्म में सेल्स करते हैं, सेल का ही काम होता है ये सब करना। दिस फंक्शंस आर इसेंशियल, ये सभी काम जरूरी हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है तो उसको न्यूट्रिशन भी लेना पड़ेगा, रेस्पिरेशन भी करना पड़ेगा, ग्रो भी करना पड़ेगा, डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा और रिप्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। वी देयरफॉर रिगार्ड द सेल एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतना कुछ जो हम लोग सेल के बारे में जाने, इसको देखकर हम लोग बोल सकते हैं कि सेल जो होता है ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। मतलब जो भी लिविंग थिंग्स बना होता है ना सेल से ही बना होता है। और उसके साथ साथ सेल जो है एक फंक्शनल यूनिट भी होता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो भी काम होता है ना उसको करने में सेल ही मदद करता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि हर सेल का शेप अलग होता है, हर सेल का साइज अलग होता है, स्ट्रक्चर भी अलग होता है और हर सेल का फंक्शन यानी कि उसका काम भी अलग होता है। लेकिन बात यहाँ पर अब ये आती है कि सेल के बारे में हमें पता कैसे चला होगा, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ होगा, और उसी के बारे में इस टॉपिक के अंदर में हमें पढ़ना है जो कि है डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल्स जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं हर लिविंग थिंग्स का, ये तो हम लोग जान चुके हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल से ही बने होते हैं। दे रिमेन्ड अनडिस्कवर्ड, पहले इसके बारे में हमें पता नहीं था। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक इसके बारे में हमें पता नहीं चल पाया था। ऐसा क्यों? बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ सेल्स आर टू स्मॉल, क्योंकि अधिकतर जो सेल्स होते हैं उसका साइज बहुत छोटा होता है, हम लोग उसको डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें डिवाइसेस चाहिए, जैसे कि माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर बहुत छोटा होता है ना
उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, जो कि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकता है। जब ऐसे ही कुछ माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, जब ऐसे ही कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार हुआ, जब से हम लोग बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाने लगे, और ये कब हुआ था? 17th सेंचुरी में हुआ था। उसके बाद ही सेल का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद ही साइंटिस्ट को सेल के बारे में पता चला, और उसके बाद उन्होंने सेल के बेसिक फीचर्स के बारे में स्टडी किया कि सेल कैसे कैसे काम करता है, और उसके बाद ही उन्हें पता चला कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी सेल के ही बने होते हैं। अब चलिए इसके पीछे का स्टोरी जान लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में कॉर्क के पतले पतले स्लाइड इसको अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से देखा था। कॉर्क क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर ब्रैकेट में बताया गया है। कॉर्क को हम लोग पेड़ की छाल से बनाते हैं, और इसी को हम लोग बोतल के ढक्कन की तरह भी यूज करते हैं। जब उन्होंने कॉर्क के पतले पतले स्लाइसेस को अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें उसमें हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर दिखा। हनी कॉम्ब किसको बोलते हैं? मधुमक्खी के छत्ते को बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाले फोटो में दिखाया गया है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। अगर हम लोग इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा छोटा छोटा कंपार्टमेंट्स है। बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर उनको दिखा था जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से कॉर्क को देखा था, और इस कंपार्टमेंट का नाम उन्होंने सेल रख दिया, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। इट वॉज लेटर एक्सप्लेन दैट दीज कंपार्टमेंट्स वर एक्चुअली डेड सेल्स बाउंड बाय अ सेल वॉल। बाद में और रिसर्च उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो कंपार्टमेंट जैसा कुछ दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में डेड सेल है, मरे हुए सेल्स हैं, और इसके चारों तरफ का जो बाउंड्री है ना वो एक्चुअल में सेल वॉल है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है द सेल। सेल के बारे में हमें थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा और इसके बारे में हमें जानना है। वी नाउ नो डैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग जान चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं आर मेड ऑफ सेल, वो सेल से बने होते हैं। द सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। एक सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब आसान भाषा में बोले तो हर सेल जो है ना वो एक ही तरह से बना होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, बट दे आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, शेप एंड साइज इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल की संख्या, सेल की आकृति और सेल का जो आकार होता है एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। इस वाले डू यू नो में देखिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। हमारे स्किन का जो ऊपर वाला लेयर होता है ना उसमें डेड सेल पाए जाते हैं, उसके जो सेल होते हैं मरे हुए होते हैं। दिस लेयर इज शेड पेरियोडिकली एंड इज रिप्लेस्ड बाय न्यूअर सेल्स। हमारे बॉडी के ऊपर का जो स्किन सेल होता है वो हर साल बदलता है। जैसे कि पीपल के पेड़ में आप देखिएगा कि उसका पत्ता हर साल पूरा झड़ जाता है और उसके बाद पूरा नया नया पत्ता आता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे स्किन के साथ भी होता है। यू मे बी सरप्राइज टू नो डेट अ पर्सन में लूज अबाउट 4 किलोग्राम्स ऑफ स्किन सेल्स एवरी ईयर। एक इंसान 4 किलो के बराबर सेल हर साल लूज करता है, 4 किलो सेल हर साल रिप्लेस होता है। लेकिन हमें पता इसीलिए नहीं चल पाता है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लोली होता है। पूरे साल धीरे धीरे करके हमारा स्किन सेल जो है वो रिप्लेस होते रहता है। द सेल टॉपिक के अंदर में ही हमें 2 टॉपिक पढ़ना था, हमने ब्रेन मैपिंग में देखा था। पहला टॉपिक है वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल नंबर होता है, सेल्स की जो संख्या है अलग अलग होती है, सेल्स का जो शेप है वो भी अलग होता है और सेल्स का जो साइज है वो भी अलग होता है। इस टॉपिक के अंदर में हमें पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमें सेल नंबर के बारे में पढ़ना है कि सेल नंबर के बेसिस पे, कोशिकाओं की संख्या के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने तरह के हो सकते हैं। इसके बारे में हम पहले भी जिक्र किए थे स्टार्टिंग में चैप्टर के
कि लिविंग थिंग्स जो होता है ना दो तरह का हो सकता है, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल का बना होता है उसी को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से बना होता है, बहुत सारे सेल्स के मिलने के बाद बनता है, उसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये बिल्कुल एक ईंट वाले बिल्डिंग की तरह है, ऐसा बिल्डिंग जो कि सिर्फ एक ही ईंट का बना है, और ये जो है ना बहुत सारे ईंट से बने हुए बिल्डिंग की तरह है। यहाँ पर बताया गया है कि अमीबा और अर्थवर्म का जो साइज है ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। अमीबा बहुत छोटा होता है, इसको बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग नहीं देख सकते हैं, और जो अर्थवर्म होता है ना इसको देखने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, हमारी आंखें काफ़ी होती है इसको देखने के लिए। इन दोनों ऑर्गेनिज्म के साइज में जो डिफरेंस है, इतना बड़ा जो डिफरेंस है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या। ये जो अमीबा है ना सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही कोशिका है, लेकिन जो अर्थवर्म है ना ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, इसमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। यहाँ पर वही चीज़ बताया भी गया है, वाइल अमीबा इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल। अमीबा एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक ही सेल का बना हुआ है, लेकिन जो अर्थवर्म है, एन अर्थवर्म हैज़ मिलियंस ऑफ सेल्स। एक अर्थवर्म में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह का हो सकता है, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यहाँ पर हमारा जो अमीबा है वो हो गया यूनिसेलुलर, और जो अर्थवर्म है ये हो गया मल्टी सेलुलर। यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का तीन एग्जाम्पल आपको दिया गया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत सारे सेल्स के मिलने के बाद बनते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमंस यानी कि हम लोग, बर्ड्स और एनिमल्स। अब हमें सेल के शेप के बारे में पढ़ना है कि सेल का आकार, इसकी आकृति कैसी कैसी हो सकती है। यहाँ पर बताया गया है द शेप ऑफ सेल्स डिफर नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इन डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स का जो शेप होता है ना वो हर ऑर्गेनिज्म में तो अलग अलग होता ही है। जैसे कि एनिमल्स में जो सेल्स होते हैं उसका शेप अलग होगा, और प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं उसका शेप अलग होगा। ऐसा होने के साथ साथ एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ऑर्गेन्स में जो सेल्स पाए जाते हैं ना उनका आकार, उनका शेप जो होता है वो भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की ही बात कर ले तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही बहुत से अलग अलग शेप के सेल्स पाए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिवर सेल कुछ इस तरह का होता है, फैट सेल इस तरह का होता है, स्मूथ मसल सेल्स जो होता है इस तरह का होता है, नर्व सेल इस तरह का होता है, रेड ब्लड सेल इस तरह का होता है। सेल्स के शेप में जो डिफरेंस हमें देखने को मिला, इसका रीज़न क्या है? आखिर किस पर डिपेंड करता है कि सेल किस शेप का होगा? ये मेनली दो चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला है सेल का लोकेशन और दूसरा है सेल का फंक्शन। हमारे बॉडी में सेल कहाँ पर है, कहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पर पाया जाता है, इस पर डिपेंड करता है कि सेल का शेप क्या होगा, और उसके साथ साथ उसका फंक्शन क्या है, उस सेल का काम क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है कि उस सेल का शेप क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग नर्व सेल की बात करें, नर्व सेल का फोटो यहाँ पर दिया गया है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है नर्व इम्पल्सेस को हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुँचाना। हमारे बॉडी में जब भी कहीं पर कुछ भी होता है, कहीं पर कोई टच करता है, तो जो हमें फील होता है ना वो इसी सेल के कारण होता है, नर्व सेल के कारण होता है। हमारे बॉडी में लगभग हर जगह नर्व सेल पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर नर्व सेल नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा हेयर्स है, अगर हम लोग हेयर्स को कट करते हैं तो हमें फील नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर नर्व सेल है ही नहीं। उसी तरह से हमारे डेड नेल्स में भी नर्व सेल नहीं होते हैं, तभी तो जब हम लोग उसको काटते हैं तो हमें फील नहीं होता है। हेंस दे पोजेस अ लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका काम ही होता है सिग्नल को सेंड करना, ट्रांसमिट करना। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना एक फाइबर की तरह होता है। जैसे कपड़ा में बुना होता है ना, कपड़ा में धागा बुना होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये पूरे बॉडी में हमारा फैला होता है। अब हमें सेल के साइज के बारे में पढ़ना है कि सेल का साइज क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि सेल का साइज जो है ना वो वेरी करता है। बहुत छोटा सेल भी हो सकता है जिसको हम लोग खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा या तो माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा।
और कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं, उसको देखने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर हम लोग सबसे छोटे सेल की बात करें तो सबसे छोटे सेल का नाम है PPLO। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका एक शॉर्ट नेम भी है, इसको हम लोग माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। PPLO का डायग्राम ऐसा होता है। अगर हम लोग इसके डायमीटर की बात करें तो इसका जो डायमीटर है ना वो 0.1 माइक्रोन होता है। ये माइक्रोन वर्ड आपके लिए नया होगा, लेकिन इसको समझना बहुत ईजी है। 1 माइक्रोन हम लोग 10⁻⁻6 मीटर्स को बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 1 मीटर को 10⁻6 से डिवाइड कर दें तो जितना लेंथ हमें मिलेगा ना उसी को हम लोग 1 माइक्रोन बोलेंगे। 10⁻6 का मतलब क्या हुआ, हमें 1 मीटर को 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम लोग 10 लाख से डिवाइड करेंगे ना तो जो नंबर हमें मिलेगा वही नंबर होगा, वही जो लेंथ होगा ना वो 1 माइक्रोन लेंथ कहलाएगा। सोचिए कितना छोटा नंबर हमें मिलेगा। और ये जो PPLO है इसका डायमीटर 1 माइक्रोन भी ठीक से नहीं होता है। 1 माइक्रोन को और हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद हमें मिलेगा 0.1। इसका जो डायमीटर है सिर्फ 0.1 माइक्रोन ही होता है। अगर हम लोग सबसे बड़े सेल की बात करें तो वो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा। इसका जो डायमीटर है वो होता है 170 मिलीमीटर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी याद रखिएगा। द हेन्स एग ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल। मुर्गी का जो अंडा होता है वो भी एक सिंगल सेल ही होता है। ये इतना बड़ा होता है कि इसको हम लोग अपने अनएडेड आई से भी देख सकते हैं, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किए ही हम लोग इसको देख सकते हैं। इस वाली एक्टिविटी में आपको अंडे को फोड़कर उसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए बोला गया है, बट डोंट वरी, हम बिना अंडे को फोड़े ही आपको अच्छे से समझा देंगे, आपको कोई अंडा फोड़ना नहीं पड़ेगा। इस एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हमें एक मुर्गी का अंडा लेना है, उसके बाद उसको धीरे से तोड़ना है। उसके ऊपर का जो शेल होता है उसको हमें धीरे से तोड़ना है और उसके अंदर का जो कंटेंट होता है उसको एक प्लेट में रख लेना है। आपको इसमें क्लियरली दो अलग अलग पोर्शन दिखेगा। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है जो कि येलो कलर का होता है इसको हम लोग यॉक बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है। और इसके चारों तरफ जो ट्रांसपेरेंट व्हाइट जेली जैसा सब्सटेंस होता है, जेली जैसा फ्लूइड होता है, उसको हम लोग एल्बुमिन बोलते हैं। एल्बुमिन जो है इस वाले एरिया में भरा होता है यॉक के चारों तरफ। एल्बुमिन और यॉक जो होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, इसके आगे वाला टॉपिक है। अभी शॉर्ट में जान लीजिए, एक न्यूक्लियस होता है और एक होता है सेल मेम्ब्रेन। एक झिल्ली होता है जो कि सेल को चारों तरफ से घेर के रखती है। इसके बीच का जो पोर्शन है ना इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में जो एल्बुमिन और यॉक पाया जाता है ये फूड मटेरियल होता है। इसके अंदर जो छोटा सा मुर्गी का बच्चा पल रहा होता है उसको भी तो फूड मटेरियल चाहिए, उसके फूड मटेरियल की तरह यही दोनों काम करता है। हेंस एग इज अ सिंगल सेल, इट्स डिफरेंट पार्ट्स हैव बीन लेबल्ड इन द डायग्राम गिवन हियर। मुर्गी का जो अंडा होता है वो एक सिंगल सेल होता है और इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसके बारे में डायग्राम में भी बताया गया है। सबसे बाहर जो व्हाइट वाला लेयर आपको दिखता है उसको हम लोग आउटर शेल बोलते हैं, थोड़ा सा मजबूत होता है ये। उसके अंदर का जो एक झिल्ली जैसा लेयर होता है, जब आप अंडे को बॉईल करेंगे तो आपको ये झिल्ली आसानी से देखने को मिल जाएगा। उस झिल्ली को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाते ही आपको लिक्विड फ्लूइड मिलेगा जो कि बॉईल होने के बाद व्हाइट कलर का हो जाता है, इसको हम लोग एल्बुमिन बोलते हैं। इस पीले वाले पार्ट को हम लोग यॉक बोलते हैं और उसके बाद ये जो खाली जगह होता है ना उसको हम लोग एयर सैक बोलते हैं। यहाँ पर हवा भरा रहता है। जब अंडे को बॉईल कीजिएगा उसके बाद जब आप उसको तोड़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा फ्लैट सरफेस बना होता है, वो एयर सैक के कारण ही बनता है। इस वाले टेबल में कुछ सेल्स और उसका अप्रॉक्सीमेट साइज हमें दिया गया है। जैसे कि सबसे पहला है अमीबा। अमीबा का साइज होता है 10,000 माइक्रोमीटर। उसके बाद है हेंस एग, मुर्गी का अंडा, इसका साइज होता है 60 मिलीमीटर। तीसरा है ऑस्ट्रिच एग, इसका साइज होता है 170 मिलीमीटर। और चौथा है ग्रीन एल्गा, इसको हम लोग शैवाल भी बोलते हैं और इसके सेल का जो साइज है वो 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है इसका सेल। दूसरे टेबल में ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले कुछ सेल्स और उसके साइजेस दिए गए हैं, जिसमें कि पहला है रेड ब्लड सेल। इसका साइज होता है 9 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब हम आपको पहले बताएं, अगर आपको ये माइक्रो हटाना है यहाँ से तो आपको 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। दूसरा है लिवर सेल। लिवर सेल का जो साइज है 20 माइक्रोमीटर होता है। अगर इसको हम लोग मीटर में बोले तो 20 डिवाइडेड बाय 10 लाख और इतना मीटर हो जाएगा, मतलब 20 को 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा तब हमें मीटर में इसका लेंथ पता चलेगा, कितना छोटा होगा सोचिए। उसके बाद है ह्यूमन ओवम, इसका साइज होता है 0.1 मिलीमीटर, या अगर हम लोग माइक्रोमीटर में बोले तो 100 माइक्रोमीटर।
चौथा है नर्व सेल, इसका साइज़ 1 मीटर तक हो सकता है। नर्व सेल जो है ना, इसका लंबाई बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जो थिकनेस है ना, इतना कम होता है कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है। यूनिट्स को हम लोग कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। अगर आपको 1 माइक्रोमीटर दिया गया है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो या तो आपको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, या तो आपको 10 लाख से डिवाइड कर देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप 1 माइक्रोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, या आप डिवाइड भी कर सकते हैं 1000 से। इस वाले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होता है ना, उसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेड ब्लड सेल अपने आप को 120 दिन के बाद रिप्लेस कर लेता है। एक्टिविटी नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि एनिमल सेल्स को हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू कैसे देख सकते हैं। इसके दूसरे पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि प्लांट सेल को हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू कैसे देख सकते हैं। और इसके तीसरे पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि ह्यूमन ब्लड सेल को हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू कैसे देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनिमल सेल्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एक टूथपिक लेना है। उसके बाद आपको अपने गाल के अंदर वाले साइड से, इनर साइड से हल्के से उसे स्क्रैच करना है। उसके बाद आपके टूथपिक पर एक झाग जैसा सब्सटेंस आकर जमा हो जाएगा। उसके बाद आपको ग्लास स्लाइड लेना है। लैब में होता है कुछ ऐसा ग्लास स्लाइड। और उसके बाद आपको अपने टूथपिक को उसके सेंटर में रब कर देना है, ताकि जो झाग जैसा सब्सटेंस है ना, वो इसमें आकर लग जाए। उसके बाद आपको इस पर मिथाइलिन ब्लू का कुछ ड्रॉप्स डालना है। ऐसा हम लोग क्यों करेंगे? क्योंकि जो सेल्स होते हैं ना, वो कलरलेस होते हैं, उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे अगर हम लोग उसको कलरफुल नहीं बनाएंगे। तो ये जो मिथाइलिन ब्लू है ना, ये उसको कलरफुल बनाने में हेल्प करेगा। उसके बाद हमें उसको कुछ समय तक छोड़ देना है ताकि वो अच्छे से कलरफुल हो सके। फिर उस स्लाइड के ऊपर एक और स्लाइड रखकर हमें उसे कवर कर लेना है और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में रखकर देखना है। यू विल ऑब्जर्व पॉलीगोनल आइसोलेटेड सेल और सेल इन क्लस्टर्स। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको पॉलीगॉन शेप में बहुत सारे सेल्स ऐसे दिखेंगे जो कि अकेले हैं, और बहुत सारे सेल्स आपको ऐसे दिखेंगे जो कि क्लस्टर में हैं, ग्रुप में हैं। ऑब्जर्व द डार्कली स्टेन न्यूक्लियस इन ईच सेल। और यहाँ पर एक डार्क जैसा स्पॉट आपको दिखेगा, और ये न्यूक्लियस होता है सेल का। इस वाले फोटो में जैसा दिखाया गया है लगभग ऐसा ही आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा। ये जो सेंट्रल स्पॉट है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। ये जो आउटर पोर्शन है, आउटर जो लेयर है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। उसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब चलिए इस एक्टिविटी के दूसरे पार्ट पर आते हैं, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि प्लांट सेल को हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ओनियन पील को, मतलब प्याज के छिलके को। इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्लास स्लाइड लेना है। लैब में जो होता है ऐसा वाला हम बताए थे, ऐसा वाला स्लाइड आपको लेना है और उस पर कुछ बूंद पानी डालना है। उसके बाद आपको एक ओनियन पील उस पर रख देना है, जो कि अच्छे से कटा होना चाहिए और साफ होना चाहिए। फिर उस पर एक बूंद सेफ्रानिन डालना है। सेफ्रानिन क्या करेगा? उसको कलरफुल बनाएगा। आप सोचेंगे कि प्याज तो ऑलरेडी कलरफुल होता है, लेकिन जब आप उसका एक झिल्ली निकालेंगे, एक पतला छिलका निकालेंगे ना, और उसको फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कलरलेस आपको दिखेगा। इसीलिए सेफ्रानिन डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर आपको उसको 1 मिनट तक छोड़ना है ताकि वो अच्छे से स्टेन्ड हो जाए, कलरफुल हो जाए। फिर उसको एक और स्लाइड से हमें कवर करना है और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर हमें देखना है। यहाँ पर भी आपको कुछ वैसा ही दिखेगा। बीच में जो स्पॉट है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। उसके बाद ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम लोग सेल वॉल कहेंगे, और बाउंड्री के अंदर में जो लिक्विड जैसा भरा हुआ है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब चलिए इस एक्टिविटी के तीसरे पार्ट पर आते हैं, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि ह्यूमन ब्लड को हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको ह्यूमन ब्लड का एक स्लाइड प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको एक स्लाइड लेना पड़ेगा और उस पर ह्यूमन ब्लड का एक ड्रॉप डालना पड़ेगा, और उसके ऊपर से एक दूसरे स्लाइड से इसको कवर करना पड़ेगा। इसको आप अपने टीचर के गाइडेंस के अंडर में प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और अल्टरनेटिव भी है। मार्केट में कुछ परमानेंट स्लाइड्स मिलते हैं जिसके अंदर ब्लड पहले से डला होता है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं ब्लड सेल्स को देखने के लिए। जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जो रेड ब्लड सेल्स है ना, उसका डिस्क शेप दिखेगा, डिस्क जैसा आकार उसका होता है, और इसका कलर जो है वो रेड होता है। उसके साथ साथ ब्लड में आपको अमीबा जैसे कुछ स्ट्रक्चर भी दिखाई देंगे, जो कि एक्चुअल में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीबा कैसा दिखता है, हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग वाइट ब्लड सेल को क्या पहचानेंगे। अमीबा का जो डायग्राम है एकदम सिंपल है। आपको उसके लिए सबसे पहले आंख बंद करना होगा। आंख बंद कीजिए, ऐसे 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 ड्रॉ कीजिए और बीच में एक न्यूक्लियस बना दीजिए।
हो गया अमीबा का डायग्राम, एकदम सिंपल है। अमीबा एकदम मस्त आदमी है, ये किसी को कोई टेंशन नहीं देता है, आसानी से बन जाता है। फाइनली इस चैप्टर के यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया। इसके आगे का जो टॉपिक्स बचा उसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट